प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका भारत रणनीतिक और साझेदारी फोरम के तीसरे वार्षिक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। इस साल की थीम यूएस इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस है। करीब 5.5 महीने से थमी मेट्रो सेवाएं सोमवार से एक बार फिर पटरी पर दौड़ने के लिए हैं तैयार। अनलॉक 4 के तहत 7 सितंबर से शुरू हो रही हैं मेट्रो सेवाएं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अगस्त माह में 600 करोड़ रुपए की राजस्व की हुई वृद्धि। जल्द ही अर्थव्यवस्था आ जाएगी पटरी पर। और आगरा एक्सप्रेस वे पर बिहार से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलटी। 40 से अधिक लोग घायल, 26 गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। नमस्कार, मैं हूं पवन निगम और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका भारत रणनीतिक और साझेदारी फोरम यानी USISPF के तीसरे वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का संबोधन आज रात 9 बजे होगा। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना संबोधन देंगे। USISPF के एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी के लिए काम करता है। बीती 31 अगस्त को शुरू हुए इस 5 दिवसीय शिखर सम्मेलन की इस साल की थीम यूएस इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस है और इस थीम में भारत और वैश्विक निर्माण केंद्र बनने की क्षमता, भारत के गैस बाजार में अवसर, भारत में FDI को आकर्षित करने के लिए व्यवसाय करने में आसानी, तकनीकी अवसरों में आम अवसर और चुनौतियां, आर्थिक मुद्दे, स्वास्थ्य जैसे कई विषयों पर शामिल किया गया है। इस वर्चुअल समिति में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। सरकार ने PUBG सहित 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंधित किए गए ऐप को भारतीय संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा माना जा रहा था। सरकार के निर्णय के बाद मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले करोड़ों भारतीयों के हितों की रक्षा होगी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए PUBG समेत 118 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप्स के दुरुपयोग, डेटा चोरी करने और उपयोगकर्ताओं के डेटा को गैर कानूनी तरीके से प्रसारित करने की जानकारी मिलने के बाद ये निर्णय लिया है। ग्रेजुअल एस्केलेशन की जो पॉलिसी भारत ने अपनाई है, उससे एक मैसेज चीन को भारत देने की कोशिश कर रहा है कि भारत पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इस विवाद में चीन को पीछे बॉल जो है वो चीन के कोर्ट में है। चीन को डिसाइड करना है कि भारत के साथ वो किस तरह के संबंध चाहता है। अगर स्टेबल रिलेशनशिप चीन चाहता है तो उसको जो स्टेटस को एंटी भारत की डिमांड है उसको स्वीकार करना होगा। इसी संदर्भ में पहले जो ऐप बैन किए गए थे उसी की श्रृंखला में 118 नए ऐप बैन करके भारत अपनी मंशा को जाहिर कर रहा है। प्रतिबंधित किए गए कुछ ऐप्स इस प्रकार हैं: WeChat वर्क, लूडो वर्ल्ड, लूडो सुपरस्टार, PUBG मोबाइल, नॉर्डिक मैप लिविक, PUBG मोबाइल लाइट, राइज ऑफ किंगडम्स, लॉस्ट क्रूसेड, फोटो गैलरी HD एंड एडिटर, फोटो गैलरी एंड एल्बम, MV मास्टर, मेक योर स्टेटस वीडियो एंड कम्युनिटी, MV मास्टर, बेस्ट वीडियो मेकर एंड फोटो वीडियो एडिटर, पेंगुइन FM। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र गृह मंत्रालय ने भी दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम करने वाले इन ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए व्यापक तौर पर सिफारिश भेजी है। उपलब्ध जानकारी के मद्देनजर ये ऐप ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं जो देश की संप्रभुता और अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हैं। भारत की संप्रभुता के साथ साथ हमारे नागरिकों की गोपनीयता को नुकसान पहुंचाने वाले ऐप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग काफी दिनों से जोर शोर से की जा रही थी। सरकार के इस कदम का मकसद भारतीय संप्रभुता के साथ साथ साइबर स्पेस की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने सिविल सेवा क्षमता विकास के लिए नई राष्ट्रीय व्यवस्था को मंजूरी दी है। इसके लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की जाएगी। मिशन कर्मयोगी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बेहद अहम अभियान है। भर्ती होने के बाद विभिन्न कर्मचारी अधिकारी उनकी लगातार क्षमतावर्धन कैसे हो, कार्यक्षमता कैसे बढ़े, इसके बारे में
और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके लिए क्षमतावर्धन का एक लगातार कार्यक्रम चलेगा और उसका नाम कर्मयोगी योजना है। तो ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण सुधार है और 21वें सदी का सरकार के मानव संसाधन का सुधार का एक बहुत बड़ा ये सुधार कहला जाएगा और लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारी तैयार करना इसका मूल मकसद है। कैबिनेट की बैठक में संसद में जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाने को मंजूरी दी गई है, जिसमें उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाया जाएगा। We have decided to introduce in Parliament Jammu and Kashmir Official Languages Bill 2020, in which 5 languages, Urdu, Kashmiri, Dogri, Hindi and English, will be the official languages. This has been done based on the demand by the people. इन फैसलों के अलावा सरकार ने 3 MOU पर भी अपनी सहमति की मुहर लगा दी है, जिसमें जापान के साथ वस्त्र मंत्रालय का, खनन मंत्रालय का फिनलैंड के साथ और नवीनी ऊर्जा का डेनमार्क के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। के साथ वस्त्र मंत्रालय का MOU हुआ क्वालिटी इवैल्यूएशन के लिए। खनन मंत्रालय का फिनलैंड के साथ एक समझौता हुआ है और नवीनी ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री का डेनमार्क के साथ एक समझौता हुआ है। वो भी समझौते देश के लिए महत्वपूर्ण है। करीब 5.5 महीने देश भर में थमी मेट्रो सेवाएं सोमवार से एक बार फिर पटरी में दौड़ने को तैयार हैं। अनलॉक 4 के तहत पूरे देश में 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं शुरू हो रही हैं, लेकिन कोरोना काल में यात्रियों के लिए मेट्रो का सफर पहले से काफ़ी कुछ अलग रहने वाला है। जब मेट्रो चलेगी, न सिर्फ यात्री बल्कि मेट्रो कर्मचारियों के लिए भी नया अनुभव होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जैसी सावधानियां बरतनी होंगी। That whilst we welcome the resumption of metro services, a decision which has been taken after very careful and very deep consideration, the catchword and the buzzword here is caution and care. केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेईई और नीट परीक्षा दे रहे छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि छात्र इस विषम परिस्थितियों में भी अध्ययन करके परीक्षा दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस बार की परीक्षाओं में पिछली बार के मुकाबले छात्र उपस्थिति में मुश्किल से 10% का ही अंतर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों के हित में परीक्षा करवाने का फैसला लिया है। अब मैं छात्रों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इन विषम परिस्थितियों में अपना अध्ययन भी किया और आज परीक्षा में भी वो बैठ रहे हैं और एसओपी जो जारी हुआ था उसका अक्षरशः पालन हो रहा है। हमने जो भी कदम उठाए वो छात्रों के भविष्य को देखते हुए उठाए। भारत में कोविड-19 से जारी जंग में सरकार के बेहतरीन प्रयासों के जरिए देश में कोविड-19 से उपचार के बाद ठीक होने वाले लोगों की दर 77.09% हो गई है। वहीं अब तक करीब 29,70,492 लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। लगातार 7वें दिन 60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं मृत्यु दर घटकर 1.75% पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सभी सावधानियां बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सर्विलांस, डोर टू डोर सर्वे तथा मेडिकल टेस्टिंग की कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद लखनऊ तथा कानपुर नगर में कोविड-19 के नियंत्रण तथा उपचार को सुदृढ़ करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देशों को सख्ती से लागू कराया जाए। इस अवसर पर उन्होंने जनपद कानपुर नगर तथा गोरखपुर में कोविड-19 के टेस्ट की संख्या को बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अगस्त 2019 के सापेक्ष अगस्त 2020 में प्रदेश सरकार के राजस्व में लगभग 600 करोड़ रुपए की वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों को समयबद्ध ढंग से ई ऑफिस प्रणाली से जोड़ा जाए। विभागीय मुख्यालय सहित अधीनस्थ कार्यालयों में पत्रावलियां 7 दिन से अधिक लंबित न रहें। किसी पटल पर 3 दिन से अधिक पत्रावली लंबित रहने पर जवाबदेही तय की जाए। कोरोना काल में जब व्यवसाय पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है, उस समय भी प्रदेश में पिछले वर्ष अगस्त 2019 के सापेक्ष अगस्त 2020 में 600 करोड़ रुपए से अधिक की राजस्व वृद्धि हुई है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसका परिणाम है प्रदेश अन्य राज्यों से बेहतर स्थिति में है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना की जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के साथ जागरूकता और बचाव पर काम किया जा रहा है। सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा प्रदेश राजस्व के क्षेत्र में पिछले साल की तुलना में बेहतर स्थिति में है। जीएसटी, आबकारी और खनन सहित कई अन्य क्षेत्र में पिछले साल की तुलना में राजस्व संग्रह बढ़ा है और हमारा राजस्व भी काफ़ी बेहतर स्थिति में पहुंच गया है। मुझे कहते हुए इस बात की प्रसन्नता है कि जो स्टार्ट हमने जुलाई में लिया था, जो पिछले वर्ष 2019 के मुकाबले लगभग 97% का कलेक्शन हमारा जुलाई में था, अगस्त में भी वही स्पीड हमारी आगे बढ़ रही है। अगस्त में हमने पिछले साल अगस्त के मुकाबले लगभग 600 करोड़ रुपया अधिक राजस्व एकत्रित किया है। ये अपने आप में साबित करता है कि हमारी आर्थिक गतिविधियाँ पूर्व से बेहतर स्थिति में पहुंच रही हैं। कन्नौज जिले के लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के 148वें कट पर बिहार से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 40 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में 26 से ज़्यादा घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बिहार के दतिया से चली बस में 100 से ज़्यादा प्रवासी मजदूर सवार थे, जो रोजगार के लिए दिल्ली जा रहे थे। बताया जा रहा है कि ओवरलोड बस का टायर फट गया, जिसके कारण बस डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। छिबरा मऊ के सीओ शिव कुमार थापा ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बहुत ज़्यादा, करीब 200-250 बंदे सवार थे उसमें। अच्छा। और वो ड्राइवर गांजा पी रहा था रास्ते भर, हर जगह उतर के चला जा रहा था, और जहां बंदे मिलते वहीं पे बस पे चढ़ा ले रहा था। और वो बस का हादसा हुआ, ओवरलोडिंग से हादसा हुआ है। बहुत बंदे को भर रखा था, तभी ये हादसा हुआ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुबह 9:30 बजे करीब सूचना मिली है थाना सोरिक को कि आगरा एक्सप्रेस वे हाईवे जो बना हुआ है, इस पर 148 माइलस्टोन के पास में एक डबल डेकर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। आकर के देखा गया तो बस का जो अगला हिस्से का उसका दाहिना टायर जो है फट गया था। गाड़ी जो है बैलेंस बिगड़ा और जाकर के रोड में ही पलट गई। तत्काल हमारा फोर्स यहाँ पर पहुँचा है। उसके बाद में यूपीडा वाले भी आए हैं। उसके बाद एम्बुलेंस यहाँ जो भी उपलब्ध कराई गई है, उसके साथ में तुरंत ही घायलों को तिरवा मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा गया है। और जैसे कि वहाँ से मैंने मालूम किया है, मेडिकल कॉलेज के प्रभारी साहब हैं इंस्पेक्टर तिरवा, उन्होंने बताया कि साहब 26 लोग जो हैं वहाँ पर अभी इलाज उनका चल रहा है और कोई उनमें ऐसा गंभीर नहीं है। शायद किसी एक का जो है पैर, और मेरे ख्याल से पैर टूटने की उसमें संभावना है, और बाकी किसी खरों चाहिए। ऐसे छोटे मामूली रूप से घायल हैं और 26 लोग वहाँ पर हैं। उन्नाव की धरती ने एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन किया है। सोहरा मऊ प्राथमिक विद्यालय उन्नाव की धरती ने एक बार फिर से शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन किया है। सोहरा मऊ प्राथमिक विद्यालय को बेहतर विद्यालय मानते हुए वहां के प्रधानाचार्य स्नेहिल पांडे को शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया है। सोहरा मऊ उन्नाव के सरकारी प्राथमिक इंग्लिश मीडियम विद्यालय को कोई भी पहली नज़र में सरकारी विद्यालय मानने को तैयार नहीं होता है। शायद इसलिए कि इस सरकारी प्राथमिक विद्यालय ने लोगों की उस धारणा को एकदम बदल कर रख दिया है, जिसमें अब तक समझा जाता था कि प्राइवेट और निजी विद्यालयों से बेहतर शिक्षा का कोई विकल्प मौजूदा समय में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण और संतुलन
यहाँ के प्रांगण का हर कोना आपको जागरूकता का संदेश देते हुए नजर आएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चयनित प्रधानाचार्य स्नेहिल पांडे की माने तो जब सरकार जनता की भलाई के लिए संवेदनशील है तो ऐसे में हमें भी अपनी भूमिका 100% निभानी चाहिए। तभी तो क्लास बोर्ड पर हमें वो लिखती दिखाई दी, निष्ठा, परिश्रम, लगन और ईमानदारी। मैं बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ। आई एम फीलिंग रियली ओवरजॉयस, ओवरवेल्म्ड ऑन नेशनल टीचर्स अवार्ड कि मुझे चुना गया। आई एम सेलेक्टेड एज NET 2020। तो मैं सब इस अवार्ड को डेडिकेट करना चाहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, उनके गार्जियंस को और मेरी पूरी टीम को, यानी कि जो मेरा टीचिंग स्टाफ है विद्यालय में, मेरे साथ सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, उनको डेडिकेट करना चाहूँगी क्योंकि सारा क्रेडिट आई थिंक एक टीम वर्क का होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई जस्ट वांट टू एम्फसाइज कि हमारे विद्यालय में जो नामांकन है वो 266 है, जो अपने आप में एक अच्छी संख्या है। हम इस मिथक को तोड़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती या कम होती या कमोबेश सरकारी विद्यालय के बच्चे कॉन्वेंट या मिशनरीज या प्राइवेट विद्यालयों से कहीं पीछे हैं। तो मैं उस गैप को बराबर नैरो करने का प्रयास कर रही हूँ। हर क्लासरूम के बाहर कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन और बच्चों के हाथ धोने के लिए साबुन, साफ सुथरा शौचालय, वो भी बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग। स्नेहिल मैडम के निर्देशन में हम लोग बच्चों को उनकी साफ सफाई और उनके दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें उनके लिए आवश्यक हैं जिससे वो रोगों से मुक्त रहें और पढ़ाई में अच्छे रहें, उनके लिए हम लोग जो भी संभव वो करते हैं। और हमारे यहाँ बच्चे जो है सर गेम्स में काफ़ी आगे तक गए, जिला स्तर पर उन्हें अवार्ड मिला, मंडल स्तर पर भी गए और इसके लिए हमारे पहले एक आशुतोष सर थे, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया। हम लोग भी लगातार प्रयास करते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम उनका एक पार्ट है स्कूल का जिसमें उनको अवार्ड मिल रहा है। बहुत ही एंथुजियास्टिक है, एनर्जेटिक है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ ज़ील एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्कूल। स्नेहिल पांडे अपने वेतन से बालिका शिक्षा को बढ़ाने और प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार करने के लिए प्रतिवर्ष अव्वल आने वाली बालिका को साइकिल प्रदान कर रही हैं। तो जो बच्ची बालिका सबसे दूर से आती है उसको मैं साइकिल देती हूँ अपनी सैलरी से और इस नवाचार का नाम रखा है मैंने स्नेहिल नवाचार, पंखों को मिल रही उड़ान। तो वो बच्चियाँ बहुत खुश होती हैं और इससे बालिका को नामांकन में भी हमें बहुत प्रोत्साहन मिला है। हमारे यहाँ बच्चियों की संख्या बच्चों से बहुत ज़्यादा है। इलाके के लोग उनके अभिनव और स्मार्ट पढ़ाई के तरीके से न सिर्फ खुश हैं बल्कि उनको इस पुरस्कार के लिए चुने जाने पर बधाइयां देते नहीं थक रहे हैं। हर छोटी बड़ी शहर की संस्थाएं उन्हें आज सम्मानित करने से दूर नहीं रहना चाहती हैं। गौरतलब हो उनकी माताजी श्रीमती शकुंतला पांडे जी को भी साल 2016 में दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जा चुका है। हमारे क्षेत्र में बहुत ही अच्छा विद्यालय है, बहुत ही सुंदर विद्यालय है। वो हमारी मैडम जो है शिक्षिका जो है अच्छी शिक्षा देती हैं बच्चों को और हमारे क्षेत्र के सारे बच्चे यहाँ आते हैं, बहुत ही अच्छी शिक्षा देते हैं। तो हमको बहुत ही फक्र है कि हमारी मैडम जी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। विद्यालय में नामांकन के प्रचार के लिए निजी स्कूलों से बेहतर प्रचार सामग्री और प्रोजेक्टर स्क्रीन के माध्यम से बच्चों को अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई। शायद इसीलिए उन्नाव के सोहरामऊ के प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य स्नेहिल पांडे को भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना। उन्नाव से DD न्यूज़ के लिए मैं मनीष चंद्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त महीने के अंत में मन की बात में खिलौनों का जिक्र किया था कि अपने देश में बने हुए खिलौनों के जरिए बच्चों को खेलना चाहिए। ऐसे में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कश्मीरी गंज पुजवापुरा मोहल्ला ही लकड़ी का खिलौना सदियों से बनाता है और ये खिलौने अपने आप में उत्कृष्ट लकड़ी के कारीगरी के बहुत ही अच्छे नमूने हैं। खिलौनों के निर्यातक गोदावरी सिंह ने कहा कि इस मोहल्ले के लोगों का लकड़ी के खिलौने बनाने का पुश्तैनी धंधा भी है। अमेरिका, जापान जैसे देशों में इन खिलौनों का निर्यात होता है। प्रधानमंत्री के द्वारा मन की बात में खिलौनों को प्रोत्साहन के रूप में कही गई बातों से कश्मीरी गंज के लोग बहुत खुश हैं। जो प्रधानमंत्री जो कहा मन की बात में बहुत सराहनीय कार्य है। ये काम जो है अगर ये हो जाता है, ये लकड़ी खिलौना जो है इसका ये आगे बढ़ने की संभावना है, इस उद्योग का भला होगा।
मेरा नाम राज सिंह है और मैंने MBA किया हुआ है। मुझे ये काम करना, ये मेरा पुश्तैनी काम है, मैं ये काम करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये काम। तो ये जब हम लोगों ने सुना मन की बात उनकी, तो उन्होंने वाराणसी और चन्नापट्टनम का जिक्र किया था लकड़ी खिलौने का, तो जिसमें हम लोग को खुशी हुई कि प्रधानमंत्री जी ने इस बात को संज्ञान में लिया कि यहाँ भी लकड़ी खिलौने बड़ी मात्रा में बनते हैं, जो कि देश विदेश में भी प्रचलित हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जिसमें पहले से ही खिलौनों के लिए जिला और स्थान निर्धारित कर रखा है। OTOP की तरफ से झांसी क्षेत्र को इसके लिए चुना गया है। इसके साथ चित्रकूट, वाराणसी समेत कई और ज़िले भी हैं जो खिलौने बनाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने जब खिलौनों का जिक्र किया तब यह बात समझ में आई कि देश में खिलौना उद्योग भी काफ़ी बड़ा है और इसमें लोगों को रोजगार की बड़ी संभावनाएं दिख रही हैं। स्वयं सहायता समूह तथा कुछ स्थानीय स्तर पर पारंपरिक रूप से लोग झांसी में खिलौने बनाने का काम कर रहे हैं। झांसी के सिरावरी गांव की रहने वाली आकांक्षा खिलौनों को खूबसूरती देकर आकर्षक बनाती हैं, जिससे खेलने वाले बच्चे तथा आम आदमी को भी वो पसंद आए। ये BTech की शिक्षा प्राप्त करने के बाद लगातार 3 सालों से ये काम कर रही हैं। 10 से 12 महिलाओं का समूह बनाकर किए जाने वाले इस काम में प्रति महिला को 4 से 6 हज़ार रुपये घर में काम करके प्राप्त हो रहे हैं। ये अखबारों से झूमर, गुड़िया, गुलदस्ते, पूजा की थाली जैसे कई सामान बना रही हैं और ये काम इन्होंने कहीं से सीखा नहीं है, बल्कि पारंपरिक रूप से कर रही हैं। आज जब सरकार का फोकस लोकल फॉर वोकल पर है, तब ये खिलौना उद्योग नई ऊंचाइयां हासिल कर सकता है। मेरे साथ सब लोग समूह में 10 लोग काम करते हैं और हमारे समूह में मतलब हम लोग न्यूज़पेपर से सारा सामान बनता है, जैसे कि झूमर है ये, और डाइन टेन वाला भी काम बनता है, वो सब न्यूज़पेपर से बनाते हैं हम लोग। हमारी इसमें इनकम हो जाती है 5 से 6 हज़ार मंथ की। नेहा जी, कब से काम कर रही हैं आप समूह में? 1 साल से। क्या बना रही हैं अभी? ये फ्लावर पॉट। किस चीज़ से बना हुआ है? न्यूज़पेपर का। और क्या क्या बना लेती हो? फ्लावर पॉट, सिलेंडर और झूमर, बैल वाला। अभी तक हम लोग सरस मेले जो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान का जो सबसे बड़ा होता है, लास्ट ईयर हम लोग उसमें गए थे, तो वहाँ पर सभी लोगों ने हमारे काम को बहुत सराहा है। और वहाँ ऐसा कहा गया था कि 38 साल के प्रगति मैदान के इतिहास में ये चीज़ पहली बार कुछ देखने को मिली है, जो नई चीज़ आई है। और उसके बाद हम लोग लखनऊ के सरस मेले में भी जा चुके हैं और प्रधानमंत्री जी का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे 8 मार्च को कार्यक्रम बनारस में हुआ था, तो वहाँ पर भी हम लोगों को बुलाया गया था, जहाँ पर उन्होंने मंच से हमारे समूह की तारीफ की थी। अभी फ़िलहाल हमारे समूह की 10 महिलाएं हैं और यहाँ पर हमारे गांव में अभी 12-15 समूह जितने भी हैं उनको भी हम ये सारा काम सिखाते हैं। अभी हमको एक कोस्टर्स बनाने का ऑर्डर मिला हुआ है 2000 पीस बनाने का, तो जो हम अकेले तो बना नहीं सकते हैं, तो और भी समूह की महिलाओं को हम इसमें जोड़ रहे हैं ताकि ये काम कर सकें। और गाँव की और महिलाओं को जोड़ने के लिए हमने इसमें ऑर्गेनिक धूप बत्ती का भी काम शुरू किया है। इससे लगभग हर महिलाएं लगभग 3000 रुपये से 5000 रुपये तक की अपने काम के हिसाब से कमा लेती हैं। हमारे यहाँ झांसी में सॉफ्ट टॉयज पहले से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, लेकिन झांसी के अलावा हमारे यहाँ जो है, जैसे बनारस में, आपके यहाँ पर चित्रकूट में, हमारे मुरादाबाद में लकड़ी और मेटल के भी खिलौने बनते हैं। तो अभी हम लोग पहले से इस पे काम कर रहे थे और एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम एक पॉलिसी भी ला रहे हैं। पॉलिसी लगभग हमारी तैयार है और उसको जल्दी ही कैबिनेट में लाएंगे कि प्रदेश में खिलौना उद्योग को कैसे प्राथमिकता दी जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। और हम झांसी और चित्रकूट पे तो पहले से ही काम कर ही रहे थे, हम उनको नए प्लांट भी वहाँ लग रहे हैं खिलौना बनाने वाले, और हम उनको मार्केटिंग की सुविधा भी दे रहे हैं। तो ये जो बाकी और जनपदों में भी हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ लोग दिल्ली से आए थे, वो पूरे दिल्ली की जो खिलौना की फैक्ट्री है उनको नोएडा शिफ्ट करना चाहते हैं। तो उस क्रम में हमने उनको ज़मीन भी हम उपलब्ध करा रहे हैं और हमारी एक पॉलिसी भी आ रही है कि प्रदेश में हम खिलौना उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या सहूलतें देंगे, तो पॉलिसी हम ला रहे हैं। प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार और कृषि वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। कानपुर के चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खरीफ और जायद दोनों फसलों में पैदा होने वाली मूंग की नई प्रजाति KM 2342 आज़ाद मूंग 1 विकसित की गई है। इस फसल को ICAR ने उत्पादन के लिए मंजूरी दे दी है। किसानों की आय बढ़ाने में सार्थक मूंग की इस प्रजाति का खरीफ और जायद दोनों फसलों में अच्छा उत्पादन किया जा सकता है।
12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता की ये फसल जायद में 58 दिनों में और खरीफ में 60 से 62 दिनों में तैयार हो जाती है। इस फसल में कीट और रोग लगने का कोई खतरा नहीं रहता है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कटियार ने बताया कि विकसित की गई मूंग की इस प्रजाति में प्रोटीन, विटामिन सहित महत्वपूर्ण तत्व होने से कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने में प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हाँ, बता दीजिएगा। सबसे बड़ी इसकी खासियत बात यह है कि ये मूंग जो हमारी जायद सीज़न में, जो जिसको कहते हैं गर्मी के मौसम में और खरीफ के सीज़न, दोनों सीजनों के लिए जो है ये उपयुक्त होती है। और ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए, चाहे हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र हो, चाहे पूर्वी क्षेत्र हो, चाहे पश्चिमी क्षेत्र हो, चाहे मध्य क्षेत्र हो, ये संपूर्ण क्षेत्रों के लिए ये प्रजाति जो है ये विकसित की गई है। और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो 12 से 14 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। साथ ही साथ ये जो इसकी जो है ये मध्यम अवधि की पकने वाली है कि जैसे जो अगर गर्मी के मौसम में हम लेंगे तो ये 58 से 60 दिन में पक जाएगी। और खरीफ में ज़्यादातर जो किसान भाई जो होती है कि अमूमन इसकी जो वो दिन की जो क्षमता होती है वो 70 से 75 दिन हो जाती है, लेकिन इस प्रजाति की विशेषता सबसे बड़ी है कि ये 60 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। साथ ही साथ इसका जब दाने के अगर हम देखें तो इसका दाना जो है मध्यम दाना होता है, जो कि आजकल किसान भाइयों की हमारी मांग होती है कि हमें मध्यम दाने की जो है इसकी डिमांड ज़्यादा होती है, इसलिए ये मध्यम दाने की प्रजाति है। साथ ही साथ इसकी सिंक्रोनस मैच्योरिटी, मतलब कि इसकी फलियां एक साथ पक जाती हैं, यानी कि इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसको एक साथ आप काट सकते हैं और चमकीला हरा दाना होता है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दलहन अनुभाग द्वारा मूंग की एक प्रजाति विकसित की गई है KM 2342 आज़ाद मूंग 1, जो दोनों फसलों में, खरीफ में और जायद में अच्छा उत्पादन देती है। जैसे हमारे जो बरानी क्षेत्र हैं, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश का जो हमारा बुंदेलखंड इलाका है, जहाँ पर हमें खरीफ के तुरंत बाद हमें रबी की बुआई करनी होती है और वहाँ के किसानों को सिर्फ 2 या 2.5 महीने की फसल चाहिए है, उस किसानों की उस मांग को ये हमारी मूंग की प्रजाति पूरा करेगी और इसके साथ ही उनकी किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होगी। लखनऊ GPO एवं प्रधान डाकघरों में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत 73 जनोपयोगी सेवाएं डाकघर उपलब्ध कराएगा। निदेशक डाक सेवाएं मुख्यालय परिक्षेत्र लखनऊ कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र में GPO सहित बाराबंकी, सीतापुर, रायबरेली, अयोध्या, अकबरपुर प्रधान डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत कर दी गई है। इसे शीघ्र ही LAG लेवल तक के अन्य चयनित डाकघरों और चुनिंदा शाखा डाकघरों में भी की जाएगी। इससे डाकघर से एक ही छत के नीचे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों की पब्लिक से जुड़ी कॉमन सर्विस की 73 सेवाएं मिलेंगी, जिसमें आयुष्मान भारत योजना, लेबर रजिस्ट्रेशन, बस टिकट, हवाई टिकट सहित 73 सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। ऑफिस में कॉमन सर्विस सेंटर्स की जो है स्थापना की जा रही है और हम लोगों ने इसको जो है पायलट फेज के रूप में लखनऊ GPO में जो है हेडक्वार्टर रीजन के अधीन स्टार्ट किया और उसके बाद इसको जो है हम लोग हर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो प्रधान डाकघर हैं उसमें इसको जो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग अगले फेज में इसको जो हमारे LSG पोस्ट ऑफिस हैं और कुछ चुनिंदा जो ग्राम के जो है हमारे ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ पर हम इसको जो है आरंभ करने जा रहे हैं। इसमें जो है एक ही छत के नीचे लोगों को 73 जो है जनोपयोगी सेवाएं जो हैं मिलेंगी। इसमें से अगर मैं बात करूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट सेवाएँ हैं पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना है, सॉयल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PDS, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना है, IRCTC की टिकट बुकिंग है, इसके अलावा IT रिटर्न। तो एक तरह से 73। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका भारत रणनीतिक और साझेदारी फोरम के 3रे वार्षिक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। इस साल की थीम US इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस है। करीब 5.5 महीने से थमी मेट्रो सेवाएं सोमवार से एक बार फिर पटरी पर दौड़ने के लिए हैं तैयार। अनलॉक 4 के तहत 7 सितंबर से शुरू हो रही मेट्रो सेवाएं।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अगस्त माह में 600 करोड़ रुपए के राजस्व की हुई है वृद्धि। जल्द ही अर्थव्यवस्था आ जाएगी पटरी पर। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बिहार से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलटी। 40 से अधिक लोग घायल, 26 गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार। प्यारे बच्चों, आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग